हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसका नाम है पाइथन ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाइथन एग्जैक्टली है क्या और आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है पाइथन के अंदर टू गेट अ जॉब। अब पाइथन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन पाइथन टू कवर, बट व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। वो चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इस वीडियो का एजेंडा, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस यू टू पाइथन। मैं आपको बताऊंगा पाइथन एग्जैक्टली होती क्या है, और फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स एंड टोकन्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, कितने तरीके के हैं और कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कंडीशनल एंड लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। वो क्या होती हैं, कब यूज करनी होती हैं और कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस इन पाइथन, एग्जैक्टली होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और किन केसेस में अप्लाई करना चाहिए। एंड फाइनली हम बात करेंगे फाइल हैंडलर्स की। तो फाइल हैंडलिंग पाइथन में कैसे होती है उसकी बात की जाएगी, और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड ऑल्सो पाइथन एरेज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में पूछा जाता है जब आप बिगिनर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो गाइस दिस इज द एजेंडा फॉर दिस सेशन। आई होप आप सबको ये समझ आ गया है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक इंटेलीपार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन दैट नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आप जब भी हम नए वीडियो लेके आए हैं आप सबको पहले पता चल जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन की। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इसमें बता रखा है पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज जनरल पर्पस एंड वी यूज इट टू डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वेब एप्लीकेशंस. पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं. इंटरप्रेटेड का मतलब है लैंग्वेजेस या तो कंपाइल्ड होती हैं या इंटरप्रेटेड होती हैं. कंपाइल्ड का मतलब होता है पूरे जो आपने कोड लिखा है वो एक फाइल में कन्वर्ट कर दी जाती है, जिस एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो आपका कंप्यूटर समझ सके. और इंटरप्रेटर होती है जिसमें इंटरप्रेटर आपके हर लाइन को रीड करते हुए हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आपको मेमोरी मैनेजमेंट जैसे टास्क पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. पाइथन वो आपके लिए खुद कर देता है. ये सब फीचर्स हैं पाइथन के अंदर. और जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इसे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बहुत सी जगहों पे यूज आती है. और with Python we can concentrate on the business logic of your code rather than investing a lot of time in common programming tasks. क्योंकि Python हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करनी पड़ सकती हैं, जो आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है. Python के अंदर आप सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के लिए जो कोड चाहिए उस पर ध्यान दे सकते हैं. Python was created by Guido van Rossum. ये उनका नाम है. और it was initially published in version 0.9 in 1991. 1991 में ये इसका वर्जन 0.9 पब्लिश किया गया था. और 1994 में इसका वर्जन 1 आया था, जिसके बाद अभी करंट वर्जन चल रहा है और 3.8. और बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है. वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस के अंदर भी पाइथन का नाम आता है. तो पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा था? पाइथन का नाम पाइथन रखा था क्योंकि मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके एक शो आता था बीबीसी नेटवर्क पे, और उससे जो क्रिएटर थे पाइथन के वो बहुत इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था. पाइथन के अलावा भी बहुत सी चॉइसेस हैं आपके पास. यू कैन टेक मेनी अदर लैंग्वेजेस. बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो आप चूज कर सकते हैं. तो पाइथन ही क्यों चूज की जाए? तो पाइथन सिंपल है, इजी टू लर्न है. सब बहुत ही इजी लैंग्वेज है समझने के लिए. अगर आप स्टार्टिंग में हैं और आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो पाइथन इज अ वेरी गुड चॉइस. और इसमें लाइब्रेरीज हैं और पैकेजेस हैं हर चीज़ के लिए. तो आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के लिए कोड लिखना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं. पाइथन के अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो दूसरे लोगों ने लिखी हैं. जैसे कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो जैंगो करके एक फ्रेमवर्क है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं. अगर डेटा विजुअलाइजेशन करना है तो मैटप्लॉटलिब अवेलेबल है. आपको खुद ये सब का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों का कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ही रिलायबल और एफिशिएंट है. और क्योंकि बहुत ईजी टू रीड और ईजी टू राइट है और बहुत कम कोड लिखना पड़ता है बहुत से टास्क अचीव करने के लिए, तो बहुत टाइम सेविंग भी है. और लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी है. इसके बहुत से डेवलपर्स हैं जो पाइथन यूज़ करते हैं. तो क्योंकि वो बहुत से डेवलपर्स हैं इसलिए ये बहुत यूज़फुल भी है. और फिर हमारे पास है इट ऑफर्स करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस फील्ड्स. क्योंकि पाइथन बहुत सी फील्ड्स में यूज़ होती है
पाइथन सिर्फ वेब डेवलपमेंट में नहीं बल्कि मशीन लर्निंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, तो इसलिए पाइथन बहुत सी फील्ड्स के अंदर है। तो पाइथन का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, पाइथन बहुत सी जगहों पर यूज़ होती है। पाइथन को आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे रास्पबेरी पाई करके एक मिनी कंप्यूटर टाइप सिस्टम आता है, जैसे कि आर्डुइनो आता है वैसे रास्पबेरी पाई भी आता है, जिसके अंदर आप पाइथन से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप क्लाउड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेवऑप्स पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, बहुत सी तरह की एप्लीकेशंस हैं जो आप पाइथन से बना सकते हैं। तो पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? पाइथन बहुत सी कंपनीज में यूज़ होती है, बहुत सी बड़ी कंपनीज के अंदर यूज़ होती है, जैसे गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, नासा, रास्पबेरी पाई, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, फेसबुक, बिटटॉरेंट, ड्रॉपबॉक्स, ट्रिवागो, ये बस एक छोटी लिस्ट है। और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो यूज़ करती हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सी फील्ड में यूज़ होती है, स्पेस रिसर्च एजेंसीज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज, सर्च एग्रीगेशन कंपनीज, बहुत सी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले पाइथन में स्टार्ट होने के लिए आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा python.org/downloads पे, जो मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको आपको ब्राउज़र खोलना होगा। अगर आप पूरा स्टेप टाइप नहीं करना चाहते तो सिर्फ पाइथन सर्च मार सकते हैं आप। यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर python.org पे जा सकते हैं, और डाउनलोड्स में जाने के बाद वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब चीज़ें अपने आप डिटेक्ट कर सकता है। तो आप पाइथन 3.8 जो कि लेटेस्ट वर्जन है डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए और डाउनलोड अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है, पहले इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं वापस इंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है, आपको बस सेटअप चालू करके और नेक्स्ट इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना होगा। अब हम आते हैं पाइथन वेरिएबल्स पे। वो अभी तक हमने पाइथन का एक इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम कोड पे ध्यान देंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेरिएबल जो होता है वो एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू जो आप चाहें स्टोर करना वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। तो अगर आप यूजर से कोई इनपुट लेना चाहे कि यूजर से आप पूछे व्हाट इज योर नेम, और यूजर अपना नेम इनपुट करता है, वो इनपुट आप मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं। वो नाम होगा वेरिएबल। और पाइथन के अंदर बहुत से डेटा टाइप्स हैं जिनके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि यूजर ने किस तरह का डेटा हमको दिया है। क्या वो नंबर है, क्या वो कैरेक्टर्स हैं, क्या वो एक लंबी स्ट्रिंग है, और भी बहुत से अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो वेरिएबल के कुछ नेमिंग कन्वेंशन हैं कि आप वेरिएबल को नेम किस तरह से कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम हमेशा या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से, और कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हम इसका डेमो देखेंगे थोड़ी देर में। और दो तरीके हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के। या तो आप असाइन एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर सिंगल वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसा आपको कोड दिख रहा है यहाँ पे सामने, a=10, तो a की वैल्यू होगी 10, नेम विक्टर और सैलरी 2000.23। ये सब हमने वेरिएबल्स हैं, ए, नेम और सैलरी, और इनमें जो डेटा हमने स्टोर किया है वो है 10, विक्टर और 2000.23। अब हम इन सबको एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि इनमें वही वेरिएबल वही वैल्यूज है जो हमने स्टोर की नहीं। पर अगर आप चाहें कि इनमें मल्टीपल वेरिएबल्स में या तो सेम वैल्यू आए, तो आप जो फर्स्ट लाइन है वैसा यूज कर सकते हैं, a=b=c=10। इसका मतलब है ए में, बी में और सी में तीनों में 10 वैल्यू 10 आनी चाहिए। और अगर आप सब में अलग अलग वैल्यू डालना चाहते हैं तो होता है x, y, z (10, 20, 30), और उन सब में अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पाइथन का कोड रन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक फाइल होगी जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं और उस फाइल को रन कर सकते हैं, जो कि अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये तरीका मच बेटर होता है। पर अगर आपको इंटरैक्टिव टर्मिनल चाहिए जहां आप कोड टाइप करें और उसका इमीडिएट आपको आउटपुट मिले, तो आप पाइथन इंस्टॉल करने के बाद कमांड लाइन खोलिए और उसके अंदर पाइथन टाइप करके एंटर मारिए, आपको एक इंटरैक्टिव शेल मिलेगा। तो जैसे कि हमने वेरिएबल्स का देखा था, सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएबल्स दिखा देता हूँ। तो a=10। तो अगर मैं a को प्रिंट करता हूँ, मुझे आएगी वैल्यू 10 रिटर्न में। और क्योंकि मैं इंटरैक्टिव टर्मिनल में हूँ तो मैं सिर्फ अगर a टाइप करके एंटर मारता हूँ तो पाइथन अपने आप उसको प्रिंट कर देगा। तो a की वैल्यू है 10, पर हम दूसरी वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो जैसे कि b की वैल्यू है सैम्पल,
बी के अंदर सैम्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं बी के आसपास ये कोटेशन मार्क्स दे रखे हैं और ए के आसपास नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, हम चेक करते हैं। अगर हमको किसी का डेटा टाइप चेक करना तो हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं और हम टाइप करते हैं नाम। तो ये है इंटीजर क्लास का। उसी तरह अगर हमको बी का देखना है तो होता है स्ट्रिंग क्लास का। तो ये होते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप होता है पाइथन इंटरप्रेटर को समझाने के लिए कि एक वेरिएबल के लिए हमको कितनी स्पेस चाहिएगी, हमको मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस रखनी पड़ेगी। कैरेक्टर और इंटीजर के लिए अलग अलग स्पेस चाहिए होती है। और एक और चीज़ क्या है, डेटा टाइप हमको बताता है कि इस वेरिएबल के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पास, मैं आपको मल्टीपल असाइन करके भी दिखा सकता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि क्या यूज़ आते हैं। 10, 20, अगर हमारे पास ए और बी दोनों इंटीजर हैं तो अगर मैं ए प्लस बी टाइप करता हूँ अब, तो ए और बी की वैल्यूज प्लस हो जाएंगी और आएगी 30, जो जो कि समझ में आता है कि कैसा हो रहा है। पर अगर मेरे पास एक बूलियन है, जैसे कि लेट्स से सी इक्वल्स टू ट्रू, ये भी एक डेटा टाइप है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर एक बार देख लेते हैं। और अगर मैं इसका टाइप देखता हूँ तो है बूलियन। तो अगर मैं ए प्लस सी करता हूँ, ए के अंदर है वैल्यू 10 और बी के अंदर है सी, सॉरी सी के अंदर है ट्रू। जो ट्रू है वो है बूलियन टाइप और ए है इंटीजर टाइप। अगर मैं प्रेस करता हूँ तो हमको आएगा 11, क्योंकि बूलियन की इंटरनल वैल्यू होती है 1। पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अगर मैं स्ट्रिंग ऐड करता हूँ तो यहाँ पे इशू आएगी, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर जैसे कि मैंने टाइप किया था बी के अंदर सैम्पल, राइट, तो अगर मैं वापस इसको सैंपल बता देता हूँ और फिर वापस ए प्लस बी करता हूँ तो एक एरर मिलेगा। पाइथन ये जानता है, क्योंकि इनका डेटा टाइप जानता है, तो पाइथन चेक करता है कि इंटीजर है और स्ट्रिंग है और मैं उनमें प्लस एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो एक एरर रेज होता है। उसी तरह अगर मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ जैसे बी प्लस बी, तो वो एक के बाद एक स्ट्रिंग को वो जोड़ देता है, तो सैंपल सैंपल। तो ये हैं डेटा टाइप की वजह से हमको पता पड़ सकता है कि कौन से ऑपरेशंस जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं एक वेरिएबल के ऊपर। और वेरिएबल जो है वो डेटा स्टोर करता है जो हमको लेटर पॉइंट पे चाहिए होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टोकन्स की। तो टोकन्स क्या है, टोकन्स लॉजिकल पीसेस ऑफ कोड है। तो अगर आप कोई भी कोड राइट करते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर पार्ट को एक नाम दे सकते हैं। तो इन और हर पार्ट एक कैटेगरी के अंदर आ सकता है और इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं टोकन्स। अलग अलग टाइप्स के टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। तो हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है वो वर्ड जिनका पाइथन में एक स्पेशल मतलब होता है, ये मतलब लैंग्वेज में काम आते हैं। तो ये इन शब्दों का एक खास मतलब होता है पाइथन के अंदर। इनसे पाइथन जब इंटरप्रेटर इस वर्ड को देखता है तो समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। हर कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग और स्पेशल ऑपरेशन होता है, तो इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं। और इन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल्स का नाम नहीं दे सकते। तो जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, अभी भी हम इसी में काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कीवर्ड जो आपको मैं बता सकता हूँ वो है इफ। इफ एक कीवर्ड है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। अगर मैं इसको एक वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करना चाहूँ 1, तो मुझे एक एरर आएगा, इनवैलिड सिंटैक्स। पर अगर मैं अंडरस्कोर इफ का इस्तेमाल करूँ तो वो चल जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि वेरिएबल का नाम सिर्फ अंडरस्कोर और कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है पर नंबर से नहीं। तो इफ है। और ये दिखाने के लिए अगर मैं 1 इफ करके कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो भी एरर आएगा, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर से बनाता हूँ तो भी एरर आएगा। सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि वो काम करे। तो आप एक कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक कीवर्ड का इस्तेमाल आप वेरिएबल की तरह नहीं कर सकते। तो कौन कौन से कीवर्ड्स है, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पे भी बहुत से कीवर्ड्स के नाम अवेलेबल है। पर अगर आप देखना चाहें तो कुछ ये रहे, ट्रू, फॉल्स, नन। ट्रू और फॉल्स जैसे कि हमने देखा था, नन, एंड, एज, असेट, डेफ, क्लास, बहुत से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल्स की तरह। तो अगर इन कीवर्ड्स का आप नहीं समझते कि क्या होता है इनका मतलब, ये ट्रू कहाँ यूज होता है, एसेट कहाँ यूज होता है, डेफ कहाँ यूज होता है, धीरे धीरे हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर देख सकते हैं कहाँ यूज होता है और आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को भी रेफर कर सकते हैं। फिर आता है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर जैसा कि नाम बता रखा है, सिर्फ एक नाम होता है जो हम किसी चीज को देते हैं, जैसे कि वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट। इन सब को अगर जो हम नाम देते हैं,
जिन चीज़ों को नाम हम दे सकते हैं उनको वो नाम्स को बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो अगर हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था वेरिएबल का नाम आप केवल अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसी तरह हर आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। तो किसी फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम आप एक वेरिएबल का नाम की तरह डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कैरेक्टर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है बस, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं हो सकता। तो कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर दोनों मिक्स नहीं कर सकते। पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो अगर मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ जिनमें अलग अलग केसिंग है जो हम अभी देखेंगे, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं, पाइथन उन दोनों को अलग मानेगा। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर कैन ओनली बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर बट नॉट अ डिजिट, जो कि हमने अभी अभी देखा। तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और उसके अंदर है नाम जॉन, एक और बनाता हूँ जिसमें नेम में एन कैपिटल है, जेन, और एक और है जिसमें ई कैपिटल है, जॉय। तो अगर मैं ये सब प्रिंट करता हूँ, नेम में जॉन आएगा, अगर मैं नेम में एन कैपिटलाइज करता हूँ तो जेन आएगा, और अगर मैं नेम में ई कैपिटलाइज करता हूँ तो जॉय आएगा। तो ये तीनों की स्पेलिंग सेम है, पर क्योंकि अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग लेटर्स की केसिंग अलग है, कोई कैपिटल लेटर है कोई स्मॉल लेटर है, तो इसलिए पाइथन इन सबको अलग वेरिएबल समझता है। तो इसी तरह पाइथन ने ये सब आइडेंटिफाइड है पाइथन की नज़र में, क्योंकि इनसे हम एक वेरिएबल का नाम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इस वेरिएबल का नाम है नेम, इसका नाम है नेम विद एन कैपिटल, और इसका नाम है नेम विद एवरी कैरेक्टर स्मॉल। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लिटरल्स। तो लिटरल्स जो होते हैं वो हमको रॉ डेटा देते हैं। तो लिटरल्स आर यूज फॉर रॉ डेटा टू अ वेरिएबल। तो जो डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं उस डेटा को हम बोलते हैं लिटरल। लिटरल डेटा हो सकता है स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल और स्पेशल लिटरल। तो हम देखते हैं इनके बारे में। तो इन सब का मतलब क्या होता है हम ये भी देखेंगे। तो जैसे कि नेम, ये एक लिटरल हुआ, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो स्ट्रिंग लिटरल होता है जब आपको किसी भी क्या टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई चीज़ स्टोर करनी होती है, यूज़र का नाम, यूज़र का एड्रेस, किसी भी चीज़ को टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली आप दो किसी भी लंबे टेक्स्ट के आगे पीछे कोट्स लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। तो अगर डबल कोट्स लगे तो भी स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स लगाता हूँ तो भी स्ट्रिंग ही है। पर आपको बस याद रखना है कौन से कोड से आपने स्टार्ट किया था उसी कोड से एंड करना। तो ये भी स्ट्रिंग है। और अगर मैं चाहूँ तो 3 कोटेशंस भी लगा सकता हूँ। ऐसा करने के बाद मैं मल्टीपल लाइन्स में भी जा सकता हूँ। नेम, एड्रेस, और खत्म करता हूँ, और नेम। और क्योंकि पाइथन के अंदर बैकस्लैश एन का मतलब होता है नई लाइन, तो जब पाइथन ये प्रिंट कर रहा होगा तो नेम प्रिंट करेगा, फिर एक नई लाइन ऐड करेगा बैकस्लैश एन को देख के, और फिर एड्रेस प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। आसान है इसको समझना। अब हमने स्ट्रिंग समझ ली। न्यूमेरिक में दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्लोट। फ्लोट होता है फ्रैक्शनल नंबर, रियल नंबर, नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। तो अगर आप देखें तो टाइप और फ्लोट टाइप। तो उसी तरह अगर मैं इसका टाइप चेक करता तो वो इंटीजर है। डिफरेंट नंबर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर मेरे पास अगर मुझे पाई की वैल्यू स्टोर करनी तो मैं फ्लोट वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इंटीजर वैल्यू यूज कर सकता हूँ। तो ये सब पाइथन ऑटोमेटिकली करता है। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावा, सी प्लस प्लस, इनमें आपको वेरिएबल का टाइप पहले से बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल जो है ये केवल स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड कर सकता है। पाइथन ऐसा नहीं है, पाइथन अपने आप खुद डिसाइड करता है, आप जो उसको इनपुट देते हैं उसके हिसाब से कि क्या वैल्यू स्टोर करना, और उसी तरह वो काम करता है। तो लिटरल्स का मतलब होता है उनकी लिटरल और रॉ वैल्यू। जैसे कि हमारे पास था 10.2, ये है एक न्यूमेरिक लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और बुलियन लिटरल जैसे कि हमने देखा था ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो TRUE ट्रू, ट्रू और फॉल्स ये सब एक कंडीशनल्स में काम आता है जो हम आगे पढ़ेंगे, पर इनका मतलब बेसिकली यही है कि कोई कंडीशन जो है वो सही है कि गलत है। जैसे कि 8 इज लेस देन 10 वगैरह। अगर आप चेक करना चाहें तो 8 इज इक्वल टू 8, ट्रू। 8 इज लेस देन 10, ट्रू।
और अगर 8 इज लेस देन 5 तो फॉल्स। तो इस तरह की चीज़ों में बूलियन लिटरल्स यूज आते हैं। अब क्योंकि हमने लिटरल्स पढ़ लिए हैं, अब आते हैं ये इस तरीके से आप लिटरल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग लिटर है, जैसे हमने पढ़ा था, वो कोटेशंस के अंदर अगर आप उनको रखते हैं तो फिर वो स्ट्रिंग लिटर बन जाते हैं। ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में हो सकते हैं, और 3 सिंगल कोट से स्टार्ट करके आप 3 सिंगल कोट एंड भी कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल लाइंस चाहिए तो, जैसे कि मल्टी लाइन के अंदर लिखा हुआ है। और यू आपके पास और भी ऑप्शंस है। आपके पास इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉन्ग नंबर्स, ये सब भी स्टोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। और पाइथन में इंटीजर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स। तो अगर आप कभी भी कोई लैंग्वेज यूज करते हैं जिसमें आप नंबर या वैल्यू स्टोर करते हैं, इंटरनली वो सब बाइनरी नंबर होते हैं जो कि 0 और 1 से स्टार्ट होते हैं। आपको ये सब इंटरनल लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर सिर्फ स्टार्टिंग में है तो, और अगर आप पढ़ना चाहें इसके बारे में तो पढ़ सकते हैं। और इसलिए आपको पहले मेमोरी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होते थे और कितने बिट्स आप यूज करते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। तो पाइथन ये सब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनको अपने लेवल पे डील करता है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देर इज नो स्पेशल अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज नंबर, पाइथन विल डू दैट फॉर यू। और ये है बूलियन लिटरल्स जिसमें हम ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, हम न्यूमेरिक लिटरल्स और स्पेशल लिटरल्स भी अवेलेबल होते हैं। स्पेशल लिटरल्स इज द नन लिटरल। तो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर वैल्यू होती है नल करके। नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो अगर मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है नेम, पर मैं चाहता हूँ कि लेटर ऑन जब मैं यूजर से इनपुट मांगू तब वो इसके अंदर कोई वैल्यू डाले, अभी यूजर ने कोई इनपुट के लिए वैल्यू नहीं दी है, ये सिग्निफाई करने के लिए हम नन वैल्यू यूज करते हैं। नन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं है। जैसे मैं नेम टाइप करता हूँ, कुछ नहीं आता है। अगर इसी जगह मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है और मैं नेम टाइप करता तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में है जहाँ आपको ये डिसाइड करना है कि यूजर ने अभी तक वेरिएबल में वैल्यू नहीं डाली है, या जो वैल्यू आई है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो फिर हम नन लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। और अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। तो ऑपरेटर्स बहुत से टाइप के होते हैं। ऑपरेटर स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका एक खास मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ऑपरेटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, जिन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, इन सब ऑपरेटर्स को। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। हम इनके बारे में एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर सके, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशिएशन। तो इन सब के इस्तेमाल के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक बार अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। तो अगर मेरे पास दो नंबर है, num1 कॉमा num2 इक्वल्स टू 10 कॉमा 20, तो अगर मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो मैं num1 प्लस num2 टाइप करता हूँ और वैल्यू आती है 30। उसी तरह अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है num1 माइनस num2, -20 आंसर, -10 आंसर होगा, क्योंकि num2 जो है वो बड़ा है। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ और num1 लिखता हूँ तो 10 होगा। तो ये तो है एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी आप इसी तरह कर सकते हैं, 200। डिवीजन भी कर सकते हैं आप। देख रहे हैं कि डिवीजन की वैल्यू आ रही है 0.5। अब जैसे कि अगर मुझे डिवीजन करना हो 5 डिवाइडेड बाई 2 का, तो 2.5 आ रहा है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिले, जो भी डेसिमल पार्ट है वो हट जाए, तो मैं 2 बार डिवीजन ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, कि जो भी रिटर्न वैल्यू है मुझे सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट चाहिए, तो 2। और इस तरह हमारे पास है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब होता है जो रिमाइंडर बचता है वो मुझे चाहिए। तो अगर आप 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1, जो कि आएगा आउटपुट। अगर आप 5 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो रिमाइंडर 2, 4, 1 एंड देन 5, 0। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, जो कि पावर ऑफ ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 होता है 25। उसी तरह 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 होता है 625।
आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, वो भी सेम आउटपुट देगा आपको, पर 5 और 2 मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स और फिर 4, ये आपको एक बेटर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। और फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। तो बहुत सारे तरीके जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, हम एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जैसे कि मुझे बी के अंदर वैल्यू डालनी है 10, ये हो गया असाइनमेंट ऑफ 10 इन वैल्यू बी। अगर आपको दो चीज़ें कंपेयर करनी है तो आप एक सिंगल इक्वल का इस्तेमाल नहीं करते, वो हम अभी देखेंगे। अगर आपको बी के अंदर जो भी वैल्यू है जो आप नहीं जानते उसमें 15 और ऐड करनी है, तो वो करने के लिए आप b इज इक्वल्स टू बी प्लस 15। तो इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं b के अंदर जो b की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 15 और ऐड करके वैल्यू चाहिए। तो अगर आप ये टाइप करके b टाइप करते हैं तो पहले वैल्यू से 10 प्लस 15 होती है 25, तो ये मिलती है इस तरीके से। पर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो ये लोग करते हैं, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर मैं वापस से b को 10 वैल्यू देता हूँ प्लस इक्वल्स 15 और फिर b की वैल्यू चेक करता हूँ तो अब आती है 25। तो इस तरीके से आप एक असाइनमेंट और एडिशन ऑपरेटर का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह माइनस इक्वल भी कर सकते हैं, तो वापस b की वैल्यू 10 हो जाएगी। और सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल, तो अब 150, और इसी तरह डिवाइड इक्वल, फ्लोर डिवाइड, मॉड्यूलो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का काम है ये चेक करना कि दो चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं, बड़ी हैं छोटी है, इस तरह से कंपेयर करना, और ये हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। तो इनके बारे में भी देखते हैं। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं जैसे कि b है, a है 10 और b है 20, तो अगर मैं चेक करता हूँ a b के बराबर है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। फॉल्स का मतलब कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर गलत है। तो अगर a इक्वल्स टू b, इसका मतलब होता है कि क्या a में जो वैल्यू है वो b के बराबर है। क्योंकि ये वैल्यू बराबर नहीं है तो हमको मिलता है फॉल्स। अगर मैं ये टाइप करता हूँ और फिर टाइप करता हूँ a डबल इक्वल्स टू b, तो वैल्यू आती है ट्रू। अब उसी तरह अगर मुझे चेक करना हो कि a में जो वैल्यू है वो b से छोटी है तो हम लेस देन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी या बराबर है तो भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप दोनों की वैल्यू 10 कर दें तो ये आपको फॉल्स देगा, क्योंकि 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं होता, पर 10 से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू रिटर्न करेगी। उसी तरह हम उल्टा भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन। और अब अगर हम ग्रेटर देन इस्तेमाल करें तो नहीं होगा, पर ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल करें तो वैल्यू सही आती है। और फाइनली हम सिर्फ नंबर्स को ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो नेम इक्वल्स टू नेम, ट्रू। तो ये आप, हाँ, ये आप किसी का यूजर नेम और पासवर्ड कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं कि अगर आपका किसी का यूजर नेम और पासवर्ड उस डेटाबेस से निकालते हैं और उनका यूजर नेम और पासवर्ड एक गूगल फॉर्म से लेते हैं, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि वो दोनों कंपेयर करने के बाद सेम है कि नहीं। अगर हैं तो आप उनको परमिशन दे सकते हैं किसी काम की, या फिर मना कर सकते हैं कि इस काम के लिए परमिशन नहीं। तो ये होते हैं हमारे पास ऑपरेटर। और भी हैं इक्वालिटी का और लेस देन और इक्वल टू चेक करने के अलावा नॉट इक्वल भी एक ऑपरेटर है जो कि इक्वालिटी का ऑपोजिट है। तो अगर मेरे को चेक करना हो कि ये जो नाम है ये नाम नेम टू के बराबर नहीं होना चाहिए और ये है ट्रू, इसका मतलब है कि जो मेरे पास वैल्यू लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड के बराबर नहीं है और बिल्कुल नहीं है, तो हमको ट्रू रिटर्न। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशंस को कंबाइन करने के काम में आते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और हमको कंबाइन करना चाहते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये ऑपरेटर हैं एंड, और नॉट। तो अगर मुझे चेक करना है कि 10 इज इक्वल टू 10 और एंड 12 इज इक्वल टू 12, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं ये एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ।
अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको फॉल्स मिलेगा। पर अगर मैं और का इस्तेमाल करता हूँ तब वो सिर्फ ये चेक करता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू, क्योंकि 10 इक्वल्स टू 10, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमको ट्रू रिटर्न होता है, पर अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो हमको फॉल्स मिलता है, फॉल्स। इसी तरह एंड और नॉट का इस्तेमाल होता है किसी भी कंडीशन का उल्टा करने के लिए। जैसे कि मुझे चेक करना है 10 इक्वल्स टू 10, और इसको एक और तरीके से चेक करने के लिए 10 इज 10 ये भी कर सकते हैं। और अगर मैं 10 इज नॉट 10 करता हूँ तो फॉल्स आएगा, उसी तरह 10 इज नॉट 11 तो ट्रू आएगा। तो ये सब ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी को वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो भी कैंडिडेट वोटर आता है वोट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करते हैं कि उनकी एज अबव 18 है, और अगर अबव 18 होने के बाद उनके पास वोटर आईडी है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, हैज वोटर आईडी को हम कर देते हैं ट्रू, ट्रू में टी बड़ा होगा, और एज को हम कर देते हैं 19। तो अगर हम चेक करते हैं एज इज ग्रेटर देन 19, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड हैज वोटर आईडी, तो दोनों के दोनों ट्रू हैं और हमको वैल्यू रिटर्न होती है ट्रू। पर अगर मैं हैज वोटर आईडी को ट्रू की जगह फॉल्स कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ, तो इवन दो द वोटर इज अबाउ 18 हमारी रिटर्न वैल्यू होगी फॉल्स। तो हम इस तरह से इनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो अब हम बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं, और बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं पाइथन की ये खोलता हूँ और टाइप करता हूँ बिन 1, तो ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उस नंबर का। अगर मैं टाइप करता हूँ 111, तो 0 और बी के बाद में जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 और 1 ही है इसके अंदर, और कोई नंबर नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई अदर कैरेक्टर नहीं, सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर जो होते हैं इंटरनली इन्हीं नंबर्स पे वर्क करते हैं, बाइनरी नंबर्स आइदर 0 और 1। तो इन नंबर्स को हम एंड और नॉट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके यूज करते हैं। तो मैं एक नोट पैड खोल के आपको दिखाता हूँ। तो बाइनरी नंबर्स एक्चुअली बहुत डीप टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। जो भी बाइनरी नंबर होता है वो या तो 0 या फिर 1। मुझे एक बार फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। फ़ॉन्ट हुँ, तो या तो 0 या फिर 1। तो जब हम कोई बाइनरी नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर्स एक्चुअली आपके डेसिमल नंबर्स से बाइनरी नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन नंबर को वापस से डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है जैसे 1 0 0 1, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इनके बीच में थोड़ा स्पेस कर रहा हूँ, हालांकि ये नंबर्स के बीच में कभी स्पेस नहीं होता। तो बाइनरी नंबर्स पहली चीज़ हम पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट। तो पहले 1 आता है, फिर 0, फिर 0, फिर 1। जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स पढ़ते हैं 321, तो 1 होता है 1th डिजिट पोजीशन पे, फिर 2 होता है 10th डिजिट पोजीशन पे, और 3 होता है 100th डिजिट पोजीशन पे। उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही काम करता है। इनको हम पोजीशन 0 से देना स्टार्ट करते हैं, तो ये है 0 1 2 3। और अगर अब हमको निकालना है कि इस का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, तो हम बस जो पोजीशन है उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 0, ये है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। प्लस अब इसी तरह हम सबका चेक करेंगे। सॉरी, इसका होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, और क्यों होगा मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 1, और ये होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2,
और फाइनली 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 टू द पावर ऑफ 3 होता है 8, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 8, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 0 इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, तो ये होगा 9। तो हमने ये कैसे निकाला है? ये हमने ऐसा निकाला है कि ये इसकी जो पोजीशन है, बाइनरी पोजीशन, हम करते हैं ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ द पोजीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स पे 1 है नंबर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 1, जैसे कि हमने यहाँ किया है। उसी तरह हम सब नंबर्स को करते हैं और इन सबको करने के बाद हमारे पास आता है 9। तो इस तरह से हम नंबर्स को कर सकते हैं। हर एक नंबर 2 की पावर को रिप्रेजेंट करता है, 2 टू द पावर ऑफ 0, 1, 2, 3। तो इसी तरह हम, अगर आप चाहें तो इनको डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि ये होगा 4, ये होगा 8, 4, 2, 1। और अगर जहाँ पे भी आपको 1 दिखे उनको ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 1 इज 9। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब उसी तरह अगर हम एक और नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर जो है 1 1 0 0, इसकी वैल्यू होगी 8 प्लस 4 12। तो इनको हम चेक कर लेते हैं। ये है वैल्यू 9, ये है वैल्यू 12। और अब हम एक एक करके इन ऑपरेटर्स पे ध्यान देते हैं ताकि हम समझ सके कि इनका क्या रोल है। फर्स्ट है एंड ऑपरेटर। तो जैसा कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखा था, उस तरह यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर काम करता है। एंड ऑपरेटर हर एक डिजिट को कंपेयर करता है उसकी कोरस्पॉन्डिंग डिजिट से। तो जीरो पोजीशन पे जो 2 डिजिट है उनको कंपेयर करता है। और एंड का सिंपल सा रूल है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाइनरी डिजिट के अंदर 1 एंड 1 इज 1, पर अगर कोई भी वैल्यू 0 होती है, जैसे कि 1 एंड 0, दिस इज इक्वल टू 0। और उसी तरह अगर मैं और भी वैल्यूज निकालता हूँ वो सब 0 होंगी। 0 एंड 1 इज ऑल्सो 0 एंड 0 एंड 0 इज 0। तो अगर दोनों वैल्यूज 1 हैं तो आंसर 1 आएगा। जैसे कि अगर आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं और दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आपको वैल्यू ट्रू मिलती है। उसी तरह अगर दोनों वैल्यूज 1 है, दोनों बाइनरी डिजिट्स 1 है, तो आपको वैल्यू जो रिटर्न में मिलती है वो होती है 1। उसी तरह और की अगर हम बात करें, तो मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ। अगर मैं और की बात करता हूँ तो और के लिए बस एक सिंगल पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, ये रहा। और एंड की तरह है, बस एक फर्क ये है कि अगर कोई सा भी एक कैरेक्टर जो है, जो अगर 1 होता है तो हम उसको 1 कर देते हैं। जैसे कि दोनों के दोनों 1 है तो इसका आंसर आएगा 1। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है और ऑपरेटर के वो 1 है, जो राइट हैंड साइड डिजिट है वो है 1, तो हम इसका वैल्यू भी 1 होता है और इनकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है ऑपरेटर के लिए 0 है। तो इसी तरह हम यूज करते हैं। तो अगर इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें, अगर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं 9 और 12 पे, तो क्या रिजल्ट आएगा हम चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 एंड 1 1 0 0। तो 1 एंड 1 इज 1, 0 एंड 1 इज 0, 0 एंड 0 इज 0, 1 एंड 0 इज 0। तो जैसे कि आप इस टेबल के अंदर भी देख सकते हैं, केवल 1 एंड 1 की वैल्यू आएगी 1। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 8। हम ये ट्राई करके भी देख सकते हैं। मैं इंटरप्रेटर खोलता हूँ, 9 एंड 12, प्रेस एंटर एंड आउटपुट इज 8। उसी तरह अगर मैं और का इस्तेमाल करता हूँ तो आउटपुट फिर आएगा 1 1 1, और क्योंकि इसमें दोनों के दोनों 0 हैं तो आउटपुट इज 0। तो इसका आउटपुट आएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 13। तो अगर मैं सिर्फ ऑपरेटर चेंज करता हूँ तो आउटपुट 13। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज है। उसी तरह अगर आपको दूसरा ऑपरेटर्स चेक करने हो तो आप और चेक कर सकते हैं। और एक्सऑर के अंदर है एक्सक्लूसिव और बोलते हैं इसको। व्हाट एक्सक्लूसिव और डज इज, एक्सक्लूसिव और के अंदर दोनों के दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर मैं इसको वापस से कॉपी और पेस्ट करके आपको समझाऊं, तो अगर दोनों वैल्यूज सेम हैं तो वैल्यू 0 आएगी।
या ये है एक्सक्लूसिव और का सिंबल, इसको XOR भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। तो 0। तो अब अगर हम चेक करते हैं इसके अंदर तो वैल्यू आएगी, अगर मैं XOR करता हूँ तो वैल्यू आएगी 101 विच इज 5। ट्राई करके देख लेते हैं। and 5, so this is the value that we are getting। और इसी तरह आप दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो 1 को 0 और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, और क्योंकि इसके अंदर साइन ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं इसलिए आपको ये नेगेटिव नंबर से मिलता है। तो ये सब हम बाद में देख सकते हैं। और फिर आता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, इसकी बाइनरी वैल्यू है 1। अगर मैं इस नंबर को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइप करता हूँ, इसका मतलब होता है कि इसकी जो बाइनरी वैल्यू है उसको लेफ्ट में 2 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए। तो अभी हमारे पास है ये वैल्यू जिसमें है ओनली 1। अगर मैं इसको लेफ्ट में 2 डिजिट शिफ्ट करता हूँ तो इसके राइट में 2 वैल्यूज जुड़ जाएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 यहाँ था, 2 डिजिट शिफ्ट करने के बाद यहाँ आ गया, और इसके साइड में जो खाली जगह छूटती है उसको हम 0 से फिल कर देते हैं। तो अब ये 1 से हो जाएगा 4। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह अगर मैं 2 को शिफ्ट करता हूँ, सॉरी, तो आएगा 8। तो जो कि आप देख सकते हैं 2 की वैल्यू को अगर शिफ्ट करें हम, सॉरी ये है 2 की वैल्यू यहाँ पे होगी 10, और अगर मैं इसको 2 डिजिट शिफ्ट करता हूँ तो ये आएगा, और ये होगा 8 के बराबर। तो इस तरह से हम शिफ्टिंग देख सकते हैं। राइट शिफ्ट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर ये वैल्यू हम लेते हैं और इसको हम राइट शिफ्ट करते हैं, 8 राइट शिफ्ट 2, तो इसमें जो भी वैल्यूज हैं उनको 2 बार राइट की तरफ शिफ्ट करें और लेफ्ट हैंड साइड में जो खाली जगह बची है उनको 0 से भर दें। तो अगर हम चेक करते हैं 2, उसी तरह अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो 8, तो सेम रिजल्ट हमको मिलता है 8 और 2, जिस तरह से हमको चाहिए था। तो ये होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स जो कि बाइनरी लेवल पर काम करते हैं। इनका यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, पर अगर आपको कोई बाइनरी मैनिपुलेशन करनी हो, अगर आप बाइनरी नंबर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेटर्स बहुत यूज़फुल होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर काफ़ी यूज़फुल होते हैं। फिर आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि 2 ऑब्जेक्ट या 2 चीज़ें हैं जो वो सेम है कि नहीं। सेम वैल्यू चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं कि वो दोनों सेम है कि नहीं। ये चेक करने के लिए पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं आईडी फंक्शन। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो मुझे ये लंबा सा आइडेंटिफाइंग नंबर मिलता है। जैसे हमको कोई रोल नंबर मिलता है उसी तरह से ये एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है पाइथन के लिए। इसी तरह अगर मैं वापस से टाइप करता हूँ तो सेम नंबर मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसी तरह अगर मैं 2 टाइप करता हूँ तो ये अलग वैल्यू है, 3 टाइप करता हूँ तो ये अलग वैल्यू है, सॉरी 3। तो इस तरह से हमको अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं। तो इन वैल्यूज की मदद से पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है। तो अगर मैं चेक करता हूँ 1 इज 1, क्योंकि 1 की जो आइडेंटिटी है वो सेम है तो 1 इज 1 हमेशा इक्वल हमको देगा। इट इज ट्रू, 1 इज ट्रू, इट्स फॉल्स। हम इसके बारे में लिस्ट्स में और देख सकते हैं, पर अभी हम ये अगर मैं आपको दिखाऊं 1, 2, और अगर मैं इसकी आईडी देखता हूँ, ये क्या है, ये लिस्ट, इनको लिस्ट बोलते हैं, और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये ऐसा दिखता है। तो अगर ये हमारी लिस्ट है तो इसकी भी आईडी हम निकाल सकते हैं, सेम ही आती है। तो उसी तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 1, 2, बी इज इक्वल्स टू 1, 2, और हम चेक करते हैं आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी। अब आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो अलग अलग आएंगी। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ए इज बी, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों की आईडी जो है वो अलग है। पर अगर मैं ये चेक करता हूँ ए इक्वल्स टू बी, तो ट्रू आएगा क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं।
अगर आपको वैल्यूज कंपेयर करनी है तो फिर आप या इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको ये चेक करना है कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं तो फिर आप आईडी ऑपरेशन चूज करते हैं। उसी तरह अगर आपको ऑपोजिट चेक करना है तो नॉट इज भी कर सकते हैं या फिर इज नॉट कर सकते हैं, जो कि मोर इज नॉट बी, और आंसर ट्रू, क्योंकि ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह हम आईडी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये जब हम अरेज लिस्ट सीक्वेंसेस ये सब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, पर आपको एक बेसिक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसका। जैसे कि हमने अभी लिस्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली थी, मैं इसमें कुछ और वैल्यूज भी डाल सकता हूँ 5। अब अगर मुझे चेक करना है कि जो मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, मान लो यूजर 3 इनपुट करता है, मुझे चेक करना है कि ये ए के अंदर अवेलेबल है कि नहीं वैल्यू, तो मैं सिंपली ये टाइप कर सकता हूँ 3 इन ए, और रिटर्न वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स। अब मैं अगर ये चेक करता हूँ कि 6 इन ए तो फॉल्स। उसी तरह नॉट इन ए इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट, ये बिल्कुल उसका विपरीत है, और 6 इज नॉट इन ए, और ये ट्रू वैल्यू। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, पर इसमें हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। तो ट्यूपल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल होंगे, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे, और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और इन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर होता है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इनका टाइप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। अगर मुझे चेक करना हो तो मैं टाइप कर सकता हूँ टाइप ऑफ 1, टाइप ऑफ 1.0, टाइप ऑफ 1 प्लस 0i, और 0j कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर हम j यूज़ करते हैं, जबकि नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर हम i यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर i जो होता है वो सिंबल होता है इंडेक्स का, जो हम लूप्स के अंदर पढ़ेंगे, तो इसलिए हम j यूज़ करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर आते हैं स्ट्रिंग्स। जैसा कि हमने देखा था, नंबर्स के अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर जो कि होल नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर जो इमेजिनरी नंबर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होते हैं वो बेसिकली कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए। तो अगर आपको किसी तरह की टेक्स्ट स्टोर करना है, किसी यूज़र ने कुछ फीडबैक टाइप किया है, या इन तरह की चीज़ें जिनमें कैरेक्टर्स होते हैं, और स्ट्रिंग होती है एक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाने के लिए आप डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और मल्टीपल कोट्स भी टाइप कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है स्ट्रिंग के अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं एक स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू जॉन डो, अगर मैं नेम प्रिंट करता हूँ तो आता है जे। ये बेसिकली एक अरे बनती है इनकी। अरे का मतलब होता है इनका कलेक्शन बनता है। तो अगर मैं नेम 0 टाइप करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, जस्ट आफ्टर नेम विदाउट एनी स्पेस, बिना किसी स्पेस के अगर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और 0 टाइप करता हूँ तो मुझे मिलता है जे। फिर मैं 1 टाइप करता हूँ तो ओ, 2 टाइप करता हूँ तो एच, और 3 टाइप करता हूँ तो एन। इसी तरह अगर मैं टाइप करता जाऊँ तो मुझे एक एक कैरेक्टर मिलता है। और अगर जैसे कि आप देख सकते हैं 7 तक मुझे मिलेगा, क्योंकि जॉन डो में 8 कैरेक्टर से होते हैं। और अगर मैं 8 पे जाता हूँ तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर मिलता है मुझे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉन डो जो है वो एक कैरेक्टर अरे है। जे है 0 पोजीशन पे। हमेशा पाइथन और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। जे है 0 पोजीशन पे, ओ इज ऑन 1 पोजीशन, फिर 2 3 4 5 6 7। तो 0 to 7 टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 0 को काउंट करते हुए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए हो उसका तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ 0 1 2 3 और 4 तक जॉन और स्पेस आता है, मुझे केवल लास्ट नेम चाहिए, तो मैं 5 और कोलन लगा सकता हूँ। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, जिसके बारे में हम थोड़ी आगे पढ़ेंगे। तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लिस्ट भी ले सकता हूँ मैं। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को।
फिर आते हैं ट्यूपल्स। ट्यूपल्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट्स के। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्यूपल का मतलब होता है एक ग्रुपिंग सीक्वेंस की। तो अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में 3 लोग हैं और मुझे उन तीनों के नाम आप एक लिस्ट में दीजिए, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इनके एक 3 अलग अलग वेरिएबल बना के, जैसे F1, F2 और F3 इक्वल्स टू A, B, C। तो आप अगर चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, पर इससे मुझे चेक करना होगा कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर सारे नाम स्टोर कर सके तो उनको बोलते हैं कंटेनर ऑब्जेक्ट। और इसी तरह के होते हैं ट्यूपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज और सेट। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्यूपल्स। जो ट्यूपल्स होते हैं वो होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इनके अंदर एक बार अगर आपने कोई डेटा स्टोर कर दिया तो फिर वो डेटा आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो एक नया ट्यूपल बनाना पड़ेगा जिसमें सारा डेटा कॉपी करके और नया डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि डेटा चेंज नहीं हो सकता, ये बहुत मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। एक बार जो साइज इनकी डिक्लेयर हो जाती है उसी साइज को हम मेंटेन रखते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर नाम चेंज नहीं होंगे या कोई और चीज़ ऐड नहीं होगी, जैसे अगर आपको वीक डेज के नाम याद रखने हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो अगर आपको ये सब याद रखने हैं तो आप एक ट्यूपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें कोई नया वीक डे ऐड नहीं होगा। तो उसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मंथ के डेट डिस्ट्रीब्यूशन। फेब्रुवरी में 28 डेज आते हैं एक्सेप्ट लीप ईयर्स एंड सो ऑन। तो आप हर मंथ का एक वो भी स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए पहले हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और फिर इसके अंदर हम कुछ नंबर स्टोर कर सकते हैं या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, A, B, C। इफ और मैं F टाइप करता हूँ तो ये ब्रैकेट्स के साथ आता है, मतलब ये ट्यूपल्स है। और मैं चेक कर सकता हूँ टाइप करके, मगर ब्रैकेट्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर मुझे ट्यूपल बनाना हो तो मैं केवल कॉमा से भी बना सकता हूँ, पर क्योंकि ब्रैकेट्स के साथ इनको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहती है तो हम ब्रैकेट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर मैं B टाइप करता हूँ तो वो भी सेम ही आएगा। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इम्यूटेबल है, तो अगर मैं किसी भी तरह से इनमें कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूँ तो नहीं कर सकता। तो जैसे कि हमारे पास f डॉट ऐड अगर मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक dir फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। इसमें कहीं भी कोई भी वैल्यू ऐड करने का कोई फंक्शन नहीं है, बस मैं काउंट देख सकता हूँ और इंडेक्स देख सकता हूँ। और आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पर भी चेक कर सकते हैं, एफ डॉट काउंट, जो कि एक एफ डॉट काउंट बिल्ट इन मेथड है, तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते। पर आप इस तरह से तो आप किसी एक वैल्यू की काउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तो अगर मैं ए टाइप करता हूँ तो इस ट्यूपल के अंदर ए सिर्फ एक बार आता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं काउंट को। और इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं कि इसका इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स ए का है 0, बी का इंडेक्स है 1 और सी बी का इंडेक्स नहीं है, सी का इंडेक्स है 2। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं किसी नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू का इंडेक्स देखता हूँ तो मुझे एक एरर मिलेगा कि ये इसके अंदर नहीं है। तो ट्यूपल्स का हम यूज़ कर सकते हैं मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप और चीज़ें ऐड करने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो आप ट्यूपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि आप उसमें और चीज़ें ऐड नहीं कर सकते तो इसलिए उनको इसलिए उनको इम्यूटेबल बोलते हैं। फिर आते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, जो कि है लिस्ट, डिक्शनरीज और सेट्स। हम लिस्ट के बारे में देख सकते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक बना रहे हैं लिस्ट। तो लिस्ट जो है वो ट्यूपल्स की तरह ही बना सकते हैं आप। अगर आपको ट्यूपल्स बनाने हो तो एक और तरीका है बनाने का। आप ट्यूपल एक फंक्शन है वो टाइप करके इसके अंदर वैल्यूज टाइप कर सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। और अगर आपको लिस्ट बनानी है तो जैसे कि L1 एक लिस्ट है, या तो मैं ये 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, टाइप ऑफ L1 लिस्ट, या फिर लिस्ट और टाइप ऑफ L1 अभी भी लिस्ट है। लिस्ट और ट्यूपल में बस ये फ़र्क है कि आप लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई आपको अगर ऐसी ज़रूरत हो कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप डेटा ऐड भी कर सकें, रिमूव भी कर सकें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप L1 नाम की एक लिस्ट बनाइए। अब आप अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इनका डेटा टाइप अलग भी हो सकता है। तो L1 में मैंने एक नंबर ऐड किया, स्ट्रिंग ऐड किया,
और एक फ्लोट नंबर ऐड किया, बूलियन वैल्यू ऐड की और नन ऐड किया। अगर मैं अब L1 को चेक करूं तो इसके अंदर ये सारी अलग अलग तरीके की वैल्यूज हैं। तो इसके अंदर आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब आप इसके अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर लगा सकते हैं। इसको भी आप स्लाइस कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है और अगर आपको पहले उसकी लेंथ जाननी है कि कितने आइटम्स इसके अंदर हैं, तो आप लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं 5। और फिर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको केवल लास्ट की 2 वैल्यूज चाहिए तो आप 3 लगा सकते हैं, तो आपको लास्ट की 2 वैल्यूज मिलती है। क्योंकि इसमें 5 है और आपको लास्ट की 2 चाहिए, तो आप 3 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 हमको थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिल जाती है। अगर आपको केवल स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज चाहिए तो आप ये टाइप कर सकते हैं। स्टार्टिंग की 2 वैल्यू मतलब 1 0 और 1 की वैल्यू मिल जाएगी और 2 की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से। और अगर आपको कोई मिडिल की वैल्यू चाहिए, जैसे कि स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यू आप हटा दें, तो आपको मिलती है 1 1.0 और 4, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड एंड थर्ड, एंड वी डोंट गो टू फोर्थ। तो इस तरह से आप लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइसिंग बहुत कॉमन टेक्निक है लिस्ट के अंदर से कुछ पोर्शंस हटाने के लिए। तो आप स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कोई वैल्यू रिमूव करना चाहें लिस्ट के अंदर, L1 डॉट पॉप फंक्शन आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में जो वैल्यू आपने ऐड की होगी वो सबसे पहले निकल जाएगी। अब जैसे कि अगर मैं L1 चेक करता हूँ वापस से, तो इसमें केवल 1 1 1, अगर मैं वापस से पॉप करता हूँ तो ट्रू जो है अंदर से पॉप हो जाती है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से कोई चीज़ हटानी है, जैसे कि अगर मैं L1 चेक करता हूँ तो अभी ये 3 वैल्यूज हैं, पर अगर मुझे फर्स्ट 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू हटानी है तो 1 हट जाता है, और फिर मैं चेक करता हूँ तो ये 2 वैल्यूज रह जाती हैं। तो इस तरीके से आप लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिस्ट और ट्यूपल्स दोनों यूज कर सकते हैं। ट्यूपल्स तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास ऐसा डेटा है जिसके अंदर आपको कोई और डेटा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कलेक्शन है डेटा का जिसके अंदर और डेटा ऐड नहीं करना हो, तो आप ट्यूपल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डेटा है जिसके अंदर डेटा बार बार चेंज होता रहता है, तो आप लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो होती है वो होती है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और की वैल्यू पेयर के अंदर होती है। डिक्शनरीज काफ़ी यूज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। डिक्शनरीज बनाने के लिए जिस तरह से हमने लिस्ट का देखा था, डिक्शनरी बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक डिक्ट फंक्शन आता है, उससे बना सकते हैं आप। तो अगर मैं इसका चेक करता हूँ टाइप, तो मुझे मिलती है डिक्शनरी। और अगर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ जो कि है 2 कर्ली ब्रेसेस, और फिर मैं चेक करता हूँ तो मुझे मिलती है डिक्शनरी का टाइप। तो अगर मुझे एक डिक्शनरी मैंने बना दी है, अब अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी हो इसके अंदर, डिक्शनरी होती है की वैल्यू पेयर। तो अगर आपके पास कोई 2 डेटा है जो आपको एसोसिएटेड रखें, जैसे कि रोल नंबर और नाम, तो वह आप डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, STUDENT, और मैं इससे बनाऊंगा। और अब अगर मुझे स्टूडेंट विद रोल नंबर 1 का नाम है ए, स्टूडेंट विद रोल नंबर 2 का नाम है बी, और स्टूडेंट विद रोल नंबर 3 का नाम है सी। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो हमारे पास ये है की है स्टूडेंट की रोल नंबर, वैल्यू है स्टूडेंट का नाम। और की और वैल्यू का डेटा टाइप कोई सेम होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको की जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और वैल्यू जो है वो आपको अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट की जगह न्यूमेरिक फॉर्मेट में चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि अब आपको अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप उनकी की से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 3 है उनका नाम क्या है, तो ये स्टूडेंट का नाम हो सकता है। उसी तरह स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है उनका नाम ये है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आप ऐसी वैल्यू सर्च करें जो इस लिस्ट के इस डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, जैसे 8 रोल नंबर नहीं है, तो हमको एक की एरर मिलता है जो कि ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये की अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी के अंदर। इससे बचने के लिए आप एक फंक्शन होता है इनके ऊपर गेट, इसका इस्तेमाल करें, और आप टाइप कर सकते हैं 8 और 0। इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू है 8 की से एसोसिएटेड तो वो वैल्यू दें, और अगर नहीं है तो फिर 0 जो है वो वैल्यू मुझे वापस रिटर्न करें एरर थ्रो करने की जगह। और अगर अगर आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो आप ये टाइप कर सकते हैं, ये आपको नन रिटर्न करते हैं, और ये जैसे कि आप देखते हैं नन रिटर्न करते हैं। तो
डिक्शनरीज का फ़ायदा ये है कि ये बहुत फास्ट होती हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ को सर्च करना है, जैसे कि अगर आपके पास एक लिस्ट होती, ये चीज़ आप लिस्ट के अंदर भी कर सकते थे। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड करते हैं, इसमें ए, बी, रोल नंबर 2 एसोसिएटेड विद बी, और फिर आता है 3 जो कि है एसोसिएटेड विद सी। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइप अगर मैं चेक करता हूँ इसका, तो होता है लिस्ट। पर अब अगर मुझे चेक करना हो कि इस लिस्ट के अंदर कोई 3 रोल नंबर से अगर कोई स्टूडेंट है कि नहीं, और अगर है तो फिर उनका नाम क्या है, ये चेक करने के लिए मुझे स्टार्टिंग से एंड तक लिस्ट की हर पोजीशन चेक करनी होगी कि एस की वैल्यू 0 पे जो लिस्ट है उसकी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 3 है, और अगर वो 3 है जो कि फॉल्स है तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह 2 में जब जाऊंगा, ये 0 ही रहेगी, पर यहाँ पे होनी चाहिए 2। तो जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है सी, तो अब मैं चेक इसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। पर इसके लिए मुझे पूरी लिस्ट सर्च करनी पड़ेगी, डिक्शनरी में ये करने की जरूरत नहीं। डिक्शनरी में आप सिर्फ ये टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट गेट 3, और आपको अगर वैल्यू अवेलेबल है तो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करके करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, 3 in STUDENT। ये आपको बता देगा कि इसके अंदर लिस्ट, इस डिक्शनरी के अंदर ये की प्रेजेंट है कि नहीं, और फिर आप अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो आप चेक कर सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर वो वैल्यू, इस की क्या वैल्यू है, या 3 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का क्या नाम है। तो इस मेथड को शॉर्ट करने के लिए गेट मेथड का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं गेट मेथड, और इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी हो तो आप DEL टाइप कर सकते हैं, और टाइप कर सकते हैं STUDENT और 3। तो अब इसके अंदर रोल नंबर 3 डिलीट हो जाएगा, और अगर अब मैं चेक करता हूँ तो अब 1 और 2 ही रह गए। तो इस तरह से आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी डिक्शनरीज। डिक्शनरीज भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अगर आपको की वैल्यू पेयर के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है तो डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जावा या सी प्लस प्लस यूज़ किया तो इनको हैश टेबल, हैश मैप या अनऑर्डर्ड मैप भी कहते हैं। फिर आती है सेट्स। सेट्स जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। सेट्स जो होती हैं वो डिक्शनरी की तरह ही काम करती हैं, पर इनका एक स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे एक सेट बनाना हो, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसके भी 2 तरीके हैं। ये जो होता है ये डिक्शनरी के लिए होता है, और अगर मैं सेट यूज़ करता हूँ और फिर S1 ट्रू करता हूँ तो हमको एक सेट मिलता है। एक और तरीका है करने का, अगर आप की वैल्यू पेयर की जगह सिर्फ ऐसे नंबर टाइप करते हैं 1, 2, 3, तो भी ये सेट है। टाइप चेक कर सकते हैं इसका, और हमारे पास है सेट। तो सेट की क्या वैल्यू होती है कि अगर आप इसके अंदर, पहली चीज, सेट हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो एस के पहले S1 के अंदर एक 1 है, तो आप 2 वंस ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो अवेलेबल है। और अब अगर मैं चेक करता हूँ 1 इन S1 तो ट्रू, 10 इन S1 तो फॉल्स। तो आप पूछेंगे कि ये तो हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं चेक करता हूँ 1 इन 4, ये भी ट्रू है, और 10 इन लिस्ट फॉल्स। पर इनके पीछे एक डिफरेंस है। हालांकि हम कोड सेम टाइप करते हैं, पर जो इंटरनल प्रोसेस पाइथन यूज करता है वो काफी डिफरेंट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लिस्ट के अंदर पाइथन हर एक वैल्यू कंपेयर करता है कि ये वैल्यू जो मैंने चेक करने के लिए बोली उसके बराबर है कि नहीं। तो 10 इज इक्वल टू 1 फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 10 फॉल्स, 3 इक्वल्स टू 10 फॉल्स, 4 इक्वल टू 10 फॉल्स। हमको कोई भी वैल्यू, हम जो वैल्यू सर्च करें उसके बराबर नहीं मिली तो हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। जो सेट के अंदर होता है, सेट एक इंटरनली मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, और इनको एक अच्छे से एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है। इस तरीके से कि अगर आप 1 इन S1 सर्च करते हैं
तो आपको बहुत ही जल्दी वो रिजल्ट मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ हर एक नंबर को कंपेयर करने के, वो एक बहुत ही इंटरनल मैथमेटिकली बहुत अच्छा फॉर्मूला यूज करता है, जिसकी वजह से हमको ये आंसर मिलता है। तो हम उस तरीके से, अगर आपको कोई डेटा सेट है जिसके अंदर आपको बार बार चेक करने की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, तो आप सेट का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर हमारे पास खैर अभी 4 ही वैल्यूज हैं तो कोई बहुत बड़े फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कंप्यूटर्स आर फास्ट नाउअडेज। पर अगर हमारे पास 15 20 या फिर 25 लाख वैल्यूज होती हैं, 10,000 वैल्यूज होती हैं, तो इन सब में चेक करने के लिए टाइम लगता है। तो इन इन सिचुएशंस में हम सेट यूज करते हैं। और अब हम एक हैंड्स ऑन करके देखते हैं। तो इस हैंड्स ऑन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अ, पहले मैं शेल से बाहर आ जाता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। और मेरे पास ये एक कोड एडिटर है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। मैं आपको दिखा सकता हूँ अबाउट में जाके। विजुअल स्टूडियो कोड है। ये इसके अंदर मैं पाइथन का कोड टाइप करूंगा। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोड टाइप कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड या फिर और किसी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, जो भी आपकी इच्छा हो। बस ध्यान रखिए कि उसको आप .py एक्सटेंशन के साथ स्टोर करते हैं, जैसा मैंने कर रखा है app.py। और जिस फोल्डर के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं ये फाइल, उस फोल्डर के अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। जैसे कि मैं dir टाइप करता हूँ तो app.py यहाँ अवेलेबल है। तो अब हम वो ऑपरेशंस वापस परफॉर्म करके दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ L1, और इसके अंदर मैं कोड डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ 1 2 3, और L1 डॉट अपेंड 4। तो अपेंड फंक्शन से हम ये सब कर सकते हैं। एक बार मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, ऐड करने के पहले और ऐड करने के बाद। और अब मेरे को ये रन करना है तो मैं पाइथन स्पेस app.py टाइप करता हूँ, एंटर मारता हूँ और ये फंक्शन रन हो जाता है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर मुझे रिमूव करना हो कोई फंक्शन, तो कोई वैल्यू, तो अब हम 1 और 2 प्रिंट करेंगे, और फिर 1 2 3 प्रिंट करेंगे, और फिर लास्ट वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाती है। अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू रिमूव करनी है जो कि 0 इंडेक्स पे है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और अब है 1 2 3, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है उसको वो हट जाती है। तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट के बाद हम यूज़ कर सकते हैं ट्यूपल। तो मुझे इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर मैं ये हटा देता हूँ और अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये मिलती है। इसके अंदर मैं कोई ऐड नहीं कर सकता, कोई वैल्यू रिमूव नहीं कर सकता, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम देखते हैं, लिस्ट हमने देख ली, ट्यूपल्स देख ली। अब हम देखते हैं डिक्शनरी। सो डी इज इक्वल्स टू डिक्शनरी। और डिक्शनरी जैसे कि आप जानते हैं की वैल्यू पेयर होती है। तो इसमें हम एक ऐसा करते हैं कि हर जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर होगी। 2 का स्क्वायर होती है 4, 3 का स्क्वायर होती है 9। और अब अगर मैं डी प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। इस तरह अगर मैं चाहूँ तो कोई वैल्यू डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट डी में वैल्यू 3। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो 1 2 और 4 मिलती हैं, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये होती हैं डिक्शनरीज। उसी तरह हम सेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पहले किया था। एस इज इक्वल्स टू, और इस सेट के अंदर मैं 1 और 2 डाल देता हूँ। अब अगर मैं एस डॉट एड 1, भले ही मैं 4 बार ये वैल्यू ऐड करूँ तो भी इसमें 1 एक बार ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 2। और अगर मैं चेक करना चाहूँ कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, 1 इन एस ट्रू, 10 इन एस फॉल्स। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कोई भी फाइल रन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ये हमने देख लिया। अब आती है हमारी कॉम्प्रिहेंशन की। एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर वैल्यूज हों फ्रॉम 1 to 10, या फिर लेट्स से 1, स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ 1 to 5, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपको 1 to 10 वैल्यू चाहिए। ओके। और अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो आपको मैंने प्रिंट नहीं किया ये, लेट मी प्रिंट इट। जैसे कि आप देख सकते हैं। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि अब वो 10 की जगह मुझे 100 वैल्यूज चाहिए,
तो आप एक एक करके टाइप करने से अच्छा है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सके कि इसको कैसे करना है। तो इसके भी बहुत से तरीके हैं। हम यूज़ करते हैं लूप्स यहाँ पे। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लूप्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर लूप्स होते क्या है, कोई भी एक एक एक्शन जो है आपको परफॉर्म करना है मल्टीपल टाइम्स, तब आप लूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना, तो अगर मुझे लूप का इस्तेमाल करना हो, जैसे मुझे कोई चीज़ है 10 बार प्रिंट करनी है, तो मैं फॉर आई इन रेंज 0, 10 प्रिंट आई। तो अब जो है मैं 0 to 9 की वैल्यू प्रिंट करूंगा, और क्योंकि 0 to 9 10 वैल्यूज है तो ये लूप 10 बार चलता है। उसी तरह मुझे अगर प्रिंट करना हो ए, तो मैं वो भी 10 बार प्रिंट कर सकता हूँ, और अगर मुझे ये वैल्यू बढ़ानी हो तो अब ये 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये है फॉर लूप। बेसिकली वो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वैल्यू डिस्क्राइब की है आई, और हमने कहा है कि मुझे ये जो लूप है ये 0 से लेके 100 का मतलब होता है 0 to 99। 0 से स्टार्ट करके 100 टाइम्स चलना चाहिए। तो 0 to 100 इज 99। 99 0 to 99 वैल्यू चलनी चाहिए, और हर इटरेशन पे हर बार जब लूप चलता है तो ये वैल्यू आई के अंदर स्टोर होती है। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलता है आई के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, वो होती है 0। हम प्रिंट करते हैं 0, फिर हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं बाय 1। तो अब आई के अंदर होगी 1, हम प्रिंट करते हैं 1, देन 2, 3, ऐसे करके हम 99 तक प्रिंट करते हैं, और इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक लिस्ट में वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। L1 को हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, और फिर हमको क्योंकि 1 to 100 चाहिए, तो हम स्टार्ट 1 से करेंगे और 100 टाइम्स चलेंगे। 101 टाइम्स चलेंगे क्योंकि 1 भी काउंट होगा, और हम L1 डॉट अपेंड आई, और क्योंकि 100 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो एक बार मैं 10 प्रिंट करता हूँ, क्योंकि 11 तक चलेगा, और फिर प्रिंट। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 वैल्यूज आ गई हैं, पर ये कोड बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आपको एक एम्प्टी लिस्ट डिस्क्राइब करनी पड़ती है, उसके बाद एक लूप चलाना पड़ता है, और फिर अपेंड करनी पड़ती है। अगर इस पूरी चीज़ को आपको एक ही लाइन में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हमको इसमें आई ऐड करना है, और आई इन रेंज, और अगर मैं अब रन करता हूँ तो भी हमको सेम आउटपुट मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो आपको इतना लंबा कोड लिखने के बजाय एक सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव सी लाइन लिखनी है और आपका कोड रन हो जाता है। इसी तरह से आप एक ट्यूपल भी बना सकते हैं, और ट्यूपल बनाने के लिए बेसिकली आप लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक डिक्शनरी बनानी हो, जैसे कि हमने पहले भी बनाई थी, ये तो आपके लिए एक वो सेट बना देगा। तो मैं रन करता हूँ तो ये एक सेट है। पर अगर मुझे डिक्शनरी बनानी है, तो जैसे कि हमने पहले बनाई थी, आई मल्टीप्लाइड बाई आई, 1, 2, 3, और इनके स्क्वायर जो हैं उनकी वैल्यूज है 1, 4, 9, 16, इस तरह से। 10 का स्क्वायर होता है 100। और अगर हमको ये वैल्यूज इंक्रीज करनी है तो 1 to 10 की जगह 21, और मैं वापस रन करता हूँ और सेम आउटपुट हमको मिलता है। तो हम इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन बस एक इजी वे है एक नई लिस्ट हो या नई डिक्शनरी बनाने के लिए, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और अब हमने कॉम्प्रिहेंशंस भी देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करने में हमारी मदद करते हैं। ये बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में वैल्यूएट होती है, और फिर हम चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमको प्रोग्राम को लेके जाना है। तो इमेजिन करिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं यूजिंग पाइथन, जो आपकी हेल्थ कंडीशंस को चेक कर सकता है। तो अगर वो चेक करता है और हमें पता चलता है कि यू आर सिक, अगर आप बीमार है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो इट वुड एडवाइज यू टू गो टू द डॉक्टर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती है तो फिर इट वुड एडवाइज यू टू गो एंड प्ले फुटबॉल और वट एवर यू लाइक टू डू। तो इस तरह की डिसीजंस जो है हम डेली बेसिस पे लेते हैं, और यही हम पाइथन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, कि हम चेक करते हैं कि अगर बारिश हो रही हो तो हम छाता लेके जाएंगे या फिर नहीं लेके जाएंगे। अगर हमको बाहर कोई काम है तो हम बाहर जाएंगे, नहीं तो हम घर में रहेंगे। इस तरीके के चीज़ है जब हम चेक करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं।
तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कई तरीके की होती हैं। एक होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करते हैं और अगर वो कंडीशन सही निकलती है तो हम एक चीज करते हैं, और अगर कंडीशन गलत निकलती है तो हम दूसरी चीज करते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उसी तरह अगर हम नेस्टेड इफ एल्स की तरफ देखें, अगर एक कंडीशन सही निकलती है तो हम उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं जिसमें वो एक और कंडीशन चेक करता है। तो अब हम एक इसका हैंड्स ऑन देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। इंडेंटेशन पाइथन का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं कोई चीज़ चेक करना चाहता हूँ, जैसे कि इफ मैं एक यूज़र से नाम लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू, और नाम लेने के लिए आप इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं जो यूज़र देखेगा जब आप रन करेंगे। एंटर योर नेम, यूज़र नाम लेता है, तो इफ नेम इज इक्वल टू एडमिन, तो हम प्रिंट करेंगे वेलकम एडमिन, एल्स हम प्रिंट करेंगे परमिशन डिनाइड। तो ये अगर मैं एक बार रन करता हूँ तो वो मुझसे मेरा नाम पूछेगा। अगर मैं एडमिन टाइप करता हूँ तो वेलकम एडमिन मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, और अगर मैं कुछ और टाइप करता हूँ तो परमिशन डिनाइड। तो इंडेंटेशन होती है ये जो आप मुझे देख रहे हैं टाइप करते हुए, और इसके जस्ट बाद में जो मैंने स्पेस इस्तेमाल किया है इसको बोलते हैं टैब। जो आपकी कीबोर्ड पे टैब की है मैं वो प्रेस करता हूँ ताकि ये जो कोड है ये थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो क्योंकि पाइथन दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस ये दिखाने के लिए कि इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, कोई कंडीशन यहाँ पे टाइप करते हैं, तो कौन कौन से स्टेटमेंट यूज करने हैं। अगर मेरे पास 5 तरह के स्टेटमेंट हो तो मैं ये टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे 5 चीजें प्रिंट करनी है तो मैं ये 5 बार प्रिंट कर सकता हूँ। और पाइथन को पता है कि और उन लैंग्वेजेस को ये पता होता है कि अगर मैं ये टाइप करता हूँ तो और अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो इस इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी कोड है मुझे वो रन करना है। तो क्योंकि पाइथन के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस तरह के सिंटैक्स को बताने के लिए कि पाइथन के अंदर हम कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इंडेंट करते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटर जब कोड को रन करता है तो वो इवेल्युएट करता है ये कंडीशन, तो चेक करता है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट के जस्ट नीचे है और एक लेवल इंडेंटेड है, तो इसका मतलब कि ये चल जाएंगे। इस कोड को हमको रन करना है। और फिर आता है एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम कुछ और, मान लो हम एरर प्रिंट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स रन होंगे और उसके बाद जो चीजें हैं वो भले ही इफ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा रन होने चाहिए। तो इसलिए हम इंडेंटेशन यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कौन सा कोड, ये जो इंडेंटेड कोड है जो सेम लेवल पे इंडेंटेड है, इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। तो इस कोड ब्लॉक को हमको रन करना है। तो अब हम वापस से कोड पे आते हैं। तो हम टाइप करते हैं नेम, यूजर अपना नेम इनपुट करता है, हम चेक करते हैं नाम जो है वो, और मुझे ये ब्रेसेस लगा, ये ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो बस वो चेक करता है कि नाम जो है वो एडमिन के बराबर है या नहीं। तो अगर आपने जो नाम इनपुट किया है वो अगर एडमिन है तो फिर वो भी इसी केस के अंदर, अगर एडमिन में मैं ए कैपिटल टाइप कर देता हूँ तो फिर मैं मुझे परमिशन डिनाइड लिखा हुआ आएगा। तो आप बस चेक करते हैं कि नेम इज एडमिन, और फिर अगर नेम एडमिन है तो आप परमिशन डिनाइड नहीं कहते हैं, आप कहते हैं वेलकम एडमिन। और अगर परमिशन डिनाइड आती है तो मतलब आपने एडमिन टाइप नहीं किया। इसी तरह अगर मुझे कुछ और प्रिंट करना हो, गुड बाय, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस कोड को टैब नहीं प्रेस किया है। अगर मैं ये रन करता हूँ और टाइप करता हूँ एडमिन, तो वेलकम एडमिन और गुड बाय। और अगर मैं एडमिन की जगह कुछ और टाइप करता हूँ तो ये प्रिंट होता है। अगर मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ तो अब ये सिर्फ एल्स पे चलेगा। तो अगर मैं एडमिन टाइप करता हूँ तो सिर्फ वेलकम एडमिन, और अगर मैं AST टाइप करता हूँ परमिशन एंड गुड बाय। तो इस तरीके से इंडेंटेशन काम करता है, इसलिए हम यूज करते हैं। ये होता है इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। एक और आता है एल इफ स्टेटमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अगर मुझे इफ कंडीशन, बहुत सी कंडीशन है, इफ नेम इज एडमिन तो फिर मैं ये प्रिंट करता हूँ, अगर नेम
एडमिन नहीं होके इंजीनियर आता है, तो आप यहाँ पे एक बार एल्स स्टेटमेंट भी टाइप कर ही देते हैं और फिर आप प्रिंट कर सकते हैं लिमिटेड परमिशन। अगर मैं टाइप करता हूँ तो मुझे लिमिटेड परमिशन से, तो अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो एक के बाद एक, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ। और मुझे कंडीशंस अगर साथ में चेक करनी है तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ यूजिंग एन एंड कंडीशन, जो हम पहले देख चुके हैं। और इसके बाद आता है नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अगर एडमिन है और एक और चीज मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, पासवर्ड। एंटर पासवर्ड। तो अगर यूजर नेम एडमिन है तो हम चेक करते हैं कि पासवर्ड जो है वो इक्वल टू 1234, और अगर वो इक्वल टू 1234 है तब हम प्रिंट करते हैं वेलकम एडमिन। एल्स हम प्रिंट कर सकते हैं इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। और क्योंकि मैंने इसको इंडेंट नहीं कर रखा तो मुझे एक एरर मिल सकता है, पर मैंने इंडेंट कर दिया है तो आपको एरर नहीं आएगा। अगर मैं चेक करता हूँ एडमिन, पासवर्ड डालता हूँ 1234, तो वेलकम एडमिन मुझे मैसेज शो होता है। अगर मैं टाइप करता हूँ एडमिन और पासवर्ड गलत डालता हूँ तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। और अगर मैं गलत यूजर नेम टाइप करता हूँ और फिर पासवर्ड कोई भी टाइप करता हूँ तो मुझे मिलता है परमिशन डिनाइड। अगर आप चाहें तो ये पासवर्ड इनपुट आप इसके अंदर भी मूव कर सकते हैं, ताकि पासवर्ड तभी पूछे जब आपका यूजर नेम सही हो। तो अगर अब मैं टाइप करता हूँ गलत नंबर तो सिर्फ परमिशन डिनाइड। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। ये टोटली अप टू यू है कि आप किस तरीके से इसका यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो ये दोनों कंडीशंस को कोलैप्स भी कर सकते हैं, एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू एल्स प्रिंट इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स वगैरह वगैरह आप बहुत सी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये है नेस्टेड इफ, एल्स इफ और एलिफ स्टेटमेंट्स। हमने सब तरीके के कंडीशनल्स देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो जैसा कि हमने अभी देखा था, एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, पर अलग अलग तरीके के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं और उनको यूज करने के तरीके भी अलग होते हैं, जो कि हम अब देखेंगे। तो लूपिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक ही स्टेट एक कुछ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो जैसा कि एक है हमारे पास फॉर लूप, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट का भी एग्जांपल लेंगे। जिस तरह से हमने लिख रखा है, एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर तीन वैल्यूज हैं, एप्पल, चेरी और बनाना, और हमको ये तीनों प्रिंट करने हैं, तो हम एक लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट की तरह समझना चाहें तो आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप चेक करते हैं कि 4 वेरिएबल इन लिस्ट। अगर लिस्ट में आइटम है तो हम वो आइटम प्रिंट करते हैं और एक आइटम आगे बढ़ते हैं। फिर बनाना प्रिंट करते हैं, एक आइटम आगे बढ़ते हैं। फिर बनाना प्रिंट करते हैं, एक आइटम आगे बढ़ते हैं, और अब सारे आइटम जो हमने एक्सेस कर लिए तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह से फोर लूप होता है। उसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं वाइल लूप होता है। वाइल लूप जो होता है फोर लूप की तरह होता है, पर इसके अंदर आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट तब आता है जब आपके पास एक कंडीशन है और आपको वो कंडीशन जैसे ही आती है तो वो लूप बीच में अब्रप्टली बंद करना है, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक हम एग्जांपल देखेंगे जिससे ये क्लियर हो पाएगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है किसी एक कंडीशन पे लूप को स्किप करना, जो कि हम अभी देखेंगे। तो एक हैंड्स ऑन देख लेते हैं इसका। ये भी काफी सिंपल है समझना। तो आप लूप बहुत से तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट है, जैसे कि मैं बनाता हूँ, और ए बी सी डी, और अगर मुझे ये सब प्रिंट करना है, सो फॉर एक्स इन L1 प्रिंट एक्स। अगर मैं ये सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो ए बी सी डी प्रिंट होता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मुझे कोई रेंज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, पर अगर मुझे एक एक करके ये सब वैल्यूज को एक्सेस करना है इंडेक्स के थ्रू, जैसे कि अगर मेरे को एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 1 ऐसे एक्सेस करना है, तो मैं फॉर आई इन रेंज ऑफ, जैसे कि हमने पहले किया था, 0 से स्टार्ट होगा और L1 की जो लेंथ है उस तक चलेगा। तो लेंथ ऑफ L1 हियर इज 4, क्योंकि हमारे पास 4 आइटम है, 1 2 3 4, तो 0 to 4 चलेगा, यानी कि 3 टाइम्स। और इसके अंदर हम आई भी प्रिंट कर सकते हैं और L1 ऑफ आई, L1 की वैल्यू आई। तो हम देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे है A, 1 इंडेक्स पे है B, 2 इंडेक्स पे है C और 3 इंडेक्स पे है D। तो क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज पैटर्न है, तो इसको एक और तरीका है यूज करने का, आई कॉमा नेम। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम इन्यूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आई और नेम का इस्तेमाल। अगर मैं रन करता हूँ सेम हमको आउटपुट मिलता है। तो एक ही चीज़ को करने के मल्टीपल तरीके हैं, पर आज जैसे कि आप देख सकते हैं ये पढ़ने में काफ़ी आसान रहता है, हम समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है और वो ये कोड देखना है तो समझ सकता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया फॉर लूप, और इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आप रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज 0 to 10 और ये प्रिंट हो गया। अगर आपको हर नंबर के बीच में 2 का गैप चाहिए, तो आपको 0 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, पर 2 का गैप चाहिए, तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। सेव नहीं किया था मैंने। और ये तो 0, फिर एक की जगह 2 नंबर ऐड करते हैं इसके अंदर, 0 + 2 is 2, सो 2, देन +2 is 4, +2 is 6 एंड +2 is 8। और फिर हम जब 2 और ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है, और वो एंडिंग कंडीशन है तो बंद हो जाता है। तो ये एक और तरीका है ना। अब अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर एक ग्रेटर कंट्रोल चाहिए, तो आप खुद एक वेरिएबल डिफाइन कर सकती हैं आई, जो कि है 0। फिर इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर लूप आप वाइल लूप यूज कर सकती हैं। वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 15, तो जब तक आई 15 के बराबर नहीं हो जाता हम आई प्रिंट करते रहेंगे और आई में एक वैल्यू प्लस करते रहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 10, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो भी सेम वैल्यू आउटपुट आएगा जो पहले आया था। और अगर मुझे ऐड करना हो 2, तो ऐसा कर सकता हूँ। और मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, आई मल्टीप्लाइड इक्वल्स 2। और ये वैल्यू कभी काम नहीं करेगी क्योंकि हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट लूप चल जाएगा। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये चलता जाएगा और ये अगेन इन्फिनिट लूप हो जाएगा। तो अगर आपको चेक करना हो कि ये वैल्यू किसी से बड़ी ना हो, while I is smaller than 10, अभी चलेगा 1 2 4 8। और उसके बाद अगर हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो वैल्यू आती है 16, और 16 जो है वो 10 से बड़ी है, तो हम आउटपुट चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप और वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक और कंटिन्यू कंडीशन। तो ब्रेक यूज़ करने के लिए हम वापस फॉर लूप यूज़ करेंगे, और आई इन रेंज 0, 10। तो अगर मैं आई प्रिंट करता हूँ और अगर मुझे हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में कॉमा चाहिए, तो मैं इस तरीके से भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर आपके पास कंसोल के अंदर स्क्रीन कम है तो आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंटैक्स। तो अब अगर मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर आई 5 के बराबर है तो ब्रेक। अगर मैं ये लूप रन करता हूँ तो अब चलेगा। और ये 0 1 2 3 4, तो व्हाट हैपेंस इज वो चेक करता है, आई की वैल्यू होती है 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 5, तो 0 प्रिंट होता है। उसी तरह 1 2 3 4 प्रिंट होता है। फिर आई की वैल्यू होती है 5, 5 इज इक्वल टू 5, तो हम लूप ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करना मतलब तोड़ना, मतलब लूप से बाहर निकलना। तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं और फिर हम प्रिंट कर सकते हैं
इसी तरह अगर मैं ये नहीं यूज़ करता हूँ तो पूरा लूप चलता है। अगर मुझे कोई वैल्यू स्किप करनी है तो मैं कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अगर वैल्यू 5 हो तो लूप तोड़ना नहीं है, बस वो कंडीशन स्किप करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 0 प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 और 5 प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ आते हैं और हम चेक करते हैं कि 5 है, तो हम ये लूप कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं, नीचे जो भी है उन पे ध्यान नहीं देते और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स को। ब्रेक एक लूप को तोड़ने का काम आता है, कंटिन्यू किसी वैल्यू को स्किप करने का काम आता है। हमने लूप्स देख लिए हैं, अब हम आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर। तो फंक्शन को अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन दें तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो पाइथन में पहले से बने हुए आते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है, आईडी फंक्शन, डायरेक्टरी फंक्शन। ये सब फंक्शन जो है वो पाइथन में पहले से बने, हमको उनकी डेफिनेशन नहीं देनी। पर अगर हम खुद बनाना चाहें तो वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। आप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देते हैं और उसके बाद आप एक कोड ब्लॉक के अंदर, इंडेंटेड कोड ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं और रिटर्न एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न करनी हो तो। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक हैंड्स ऑन देखेंगे। और फिर होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि एब्सोल्यूट, ऑल, एनी, आस्की, बाइनरी, बूल। इनमें से कुछ तो हमने पहले भी देख रखे, जैसे कि bin जो फंक्शन है वो हमने देखा था। तो लैम्डा फंक्शंस भी एक चीज़ होती है। लैम्डा फंक्शंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक फंक्शन है जो बहुत ही छोटा है, उस फंक्शन को हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, पर उस फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं या जो एग्जाम्पल या फिर जो लॉजिक यूज़ कर रहे हैं वो बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम एक मल्टीप्लाई फंक्शन बनाए तो इसके लिए इतना कोड लिखना पड़ता है, पर वही फंक्शन अगर हम लैम्डा फंक्शन की तरह लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो काफ़ी ईजी होता है लैम्डा फंक्शन लिखना। लैम्डा फंक्शन हमेशा एक लाइन के होते हैं और इनमें बस एक कुछ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट लेते हैं और फिर कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। हमेशा ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे, तो इसलिए हम लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब एक हैंड्स ऑन देख लेते हैं इसका। तो फंक्शंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोड को इनकैप्सुलेट करना या फिर कोड को ग्रुप करना। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक टास्क है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, या फिर मैं पहले प्रिंट करता हूँ प्रिंट स्टेप 1 2 3 4। अगर मुझे ये कोड बहुत सी जगहों पर यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 15 फाइलें हैं और मैंने ये सब जगह कॉपी की है। अब अगर मैं फाइल यूज़ करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो चारों स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं, फिर वो चारों स्टेप्स वापस से एग्जीक्यूट होते हैं, फिर वो चारों स्टेप्स वापस से एग्जीक्यूट होते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इनके अंदर कोई भी चेंजेस करने हो, जैसे कि सेकंड स्टेप जो है वो 1.1 है और बाकी 2 और 3 है। अब मुझे ये चेंज कॉपी पेस्ट करके सब जगहों पे पेस्ट करना होगा जहाँ पर ये कोड यूज़ किया है। और क्योंकि मैंने ये सब एक फाइल में लिखा है तो काफ़ी ईजी होगा, पर क्योंकि ये मल्टीपल फाइल्स के अंदर हो सकता है तो इश्यूज आ सकते हैं। तो और अगर मैं कहीं भूल गया तो ये फंक्शन, ये जो कोड है वो किसी जगह पर अपडेट नहीं होगा और प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर यही कोड, लेट मी जस्ट चेंज इट वापस से। अब अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ डू टास्क, और इस फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम वेरिएबल का नाम देते हैं और स्टार्टिंग में नंबर नहीं रख सकते, उसी तरह से यहाँ पे भी नंबर नहीं रख सकते और अंडरस्कोर रख सकते। तो ये एक हमने फंक्शन बनाया। अब अगर मैं ये फंक्शन 3 जगह कॉल करता हूँ, और मैं रन करता हूँ तो मुझे वापस से वही आउटपुट मिला है, पर अब क्योंकि मैंने सारा का सारा जो इसका कोड है वो एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया है, तो अब अगर मुझे कुछ चेंज करना हो इसके अंदर, जैसे कि सेकंड स्टेप जो था स्टेप 1.1 बन जाता है और मैं ये रन करता हूँ, रन करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं सब जगह वो चेंजेस अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। अब हम फंक्शन के अंदर चाहें तो कोई वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई वैल्यू एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप फंक्शन में करना क्या चाहते हैं।
तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 4 नंबर को ऐड करें, जो कि यूज़र जो है वो एक लिस्ट की तरह प्रोवाइड करता है। तो हम टाइप कर सकते हैं वैल्यूज़ और सम जो है 0 है, और फॉर x इन वैल्यूज़ सम प्लस इक्वल x रिटर्न x। अब अगर मैं ये फंक्शन कहीं भी यूज़ करता हूँ, डू टास्क, और इसमें मैं एक लिस्ट पास करता हूँ 1 2 3 4 5, और इसकी जो आंसर आता है वो मैं यहाँ स्टोर करता हूँ। अब मैं ये कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं रिटर्निंग वैल्यूज़। आंसर 5 है। अगर मैं चाहूँ तो ये डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ, मुझे आंसर में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये कहीं और यूज़ नहीं करना है, बस एक बार यूज़ करके इसकी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। तो क्या होता है, इंटरप्रेटर पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखता है, फिर वो देखता है कि हमने एक फंक्शन बुलाया है और फिर उस फंक्शन को कॉल किया है। तो जब हम कॉल करते हैं, कॉल करने का मतलब है जिस फंक्शन का जो नाम है, इसके अंदर जो भी कोड में लिखा है वो आप एग्जीक्यूट करें और इसके अंदर ये वैल्यूज़ इंसर्ट करें। तो ये होगी वैल्यूज़ की वैल्यू, और फिर हम सब की वैल्यू सम में डाल ऐड करते जाते हैं और जो आंसर आता है वो रिटर्न कर देते हैं। तो अगर मैं वापस रन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर आता है 5। और अगर मुझे ये वापस से रन करना है 15 की तरह, तो आंसर आता है 15। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से कोड रन कर सकते हैं और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो एक मिस्टेक आपने अगर नोटिस की है या नहीं की है मुझे पता नहीं, अगर मैं इसमें मुझे इसमें सम यूज़ करना पड़ेगा, सम भी नहीं, मैं इसकी वैल्यूज आंसर रख सकता हूँ क्योंकि सम एक पहले से फंक्शन का नाम है। और अब सम को सही आउटपुट मिल रहा है 15 और 25। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शंस यूज़ होते हैं जब हमको कोई सिंपल सा काम करना होता है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा फंक्शन बना सकता हूँ ऐड करके इक्वल्स टू, और लैम्डा फंक्शन का कोड स्निपेट भी है मेरे पास, और मैं सिंपल भी टाइप कर सकता हूँ लैम्डा एक्स कॉमा वाई, दो वैल्यूज लेगा और रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई। सिंपल सा फंक्शन है, और अगर मैं चाहूँ तो वैल्यूज डाल सकता हूँ और मैं प्रिंट कर सकता हूँ। रन करता हूँ तो वैल्यू आती है 3। इसी तरह मैं 3-4 बार भी यूज़ कर सकता हूँ 4। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शंस बना सकते हैं। लैम्डा फंक्शंस की एक और खासियत है कि हम इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो डू स्टफ और कोई डेटा ले सकते हैं और फंक्शन। तो हो सकता है कि मुझे डेटा और उसके स्क्वायर को प्लस करना हो, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ फंक्शन जो कि हमारा लैम्डा फंक्शन है, और उसके अंदर मैं डालूंगा डेटा कॉमा डेटा टाइम्स डेटा। तो अगर मैं डू स्टफ फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ 2 को बस 2 और ऐड, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इनपुट करते हैं 2, लैम्डा फंक्शन कॉल होता है जो कि हमारा ऐड फंक्शन है, और इसके अंदर हम डालते हैं 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, और ये हमारा आउटपुट आ जाता है। तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लैम्डा फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं और आप इनको पैरामीटर्स की तरह पास भी कर सकते हैं और इनकी जो वैल्यूज आती है वो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट लैम्डा फंक्शंस आर। अब हम बढ़ते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि इसका खुद का एक लेक्चर होना चाहिए। पर बेसिक प्रिंसिपल होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कि हम ये पता करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके हिसाब से अपनी कोड लिखें। तो जैसे कि रियल वर्ल्ड के अंदर होते हैं हाउसेस, बैंक रोल, एम्प्लॉयज़, इन सबको अगर आपको एक कोड में रिप्रेजेंट करना है तो आप एक क्लास बना सकते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं
क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस जो होते हैं वो ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं, जो आप जिस तरह से हमने फंक्शन यूज करते हैं और फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं वो होते हैं ब्लूप्रिंट्स, और जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो होते हैं उसके इंस्टेंस। तो ये मतलब काफ़ी इजी है समझना। अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है तो उसका जो भी डेटा होता है और जो भी फंक्शंस होते हैं वो सब आप एक क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो होगा उसका ब्लूप्रिंट। और जब आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन उस क्लास के अंदर डाल सकते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब हम चेक करते हैं फाइल हैंडलिंग। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट काफ़ी इजी है समझना। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हर चीज़ पाइथन में क्लास होती है। और हर क्लास की प्रॉपर्टीज होती है और मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज होती हैं जो डेटा उसके पास होता है, मेथड्स होते हैं जो फंक्शंस उसके अंदर होते हैं, उनको हम मेथड्स बोलते हैं। और क्लास ब्लूप्रिंट होती है और उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं फाइल हैंडलिंग पे। तो फाइल हैंडलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का। फाइल हैंडलिंग किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ताकि आप कुछ डेटा स्टोर करना चाहें और अगर आप डेटाबेस में नहीं पर एक लोकल फाइल सिस्टम में स्टोर करना चाहें तो आप फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग पाइथन में काफ़ी ईजी भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फाइल डिलीट कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और फाइल का पाथ देते हैं। पाथ के साथ आप ऑप्शंस दे सकते हैं कि आप फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। तो जैसे कि मैं फाइल रीड करना चाहता हूँ तो मैं मोड में आर टाइप कर सकता हूँ। उसी तरह अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है उसके अंदर तो अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, और अगर कुछ डेटा राइट करना है तो डब्ल्यू यूज करते हैं, और फाइल क्रिएट करने के लिए एक्स यूज करते हैं। तो डिफरेंस ये है ए और डब्ल्यू के अंदर कि अगर मैं राइट मोड यूज करता हूँ तो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट पहले से है वो डिलीट हो जाते हैं और नया कंटेंट ऐड होता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बन जाती है। उसी तरह अपेंड फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब अपेंड मोड तब यूज करते हैं जब हमारे पास फाइल है और उसके एंड में हमको कोई डेटा ऐड करना है तो हम अपेंड यूज करते हैं। उसी तरह रीड करने के लिए हम एफ डॉट रीड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर आपको फर्स्ट 5 लाइन्स रीड करनी है तो रीड के अंदर 5 टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट 5 लाइन्स रीड कर सकते हैं। और अगर आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है तो लूप का यूज़ कर सकते हैं। अगर डेटा राइट करना है तो एफ डॉट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम खोल सकते हैं। पर अगर आप रीड करते हैं और फिर राइट करते हैं और फिर वापस से राइट करते हैं तो जो डेटा आपने प्रीवियसली इसके अंदर ऐड किया था वो डिलीट हो जाएगा। और अपेंड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बस ए मोड के साथ खोलिए। और फाइनली आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दी एक्स मोड, और डिलीट करना है तो आप ओ एस मॉड्यूल इम्पोर्ट करके ओ एस डॉट रिमूव यूज़ कर सकते हैं और एक नई फाइल डिलीट हो सकती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मुझे फाइल ओपन करनी है तो एफ इजिकल्स टू ओपन, और ये है मेरी फोल्डर, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस नहीं है। तो लेट्स से मैं कॉल कॉल करता हूँ फाइल डॉट टी और मुझे ये फाइल राइट करनी है। तो एफ डॉट राइट, और मैं इसके अंदर कुछ भी डेटा ऐड कर सकता हूँ जैसे कि सैम्पल डेटा। और हमेशा जब भी आप डेटा राइट करते हैं फाइल को क्लोज करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप राइट कर रहे होते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर वो फाइल राइट होती है जैसे कि रैम वगैरह, और जब आप क्लोज करते हैं तो वो सब डेटा जो है वो फाइल डिस्क पे लिख दी जाती है और वो फाइल सेव कर देते हैं। तो जैसे कि आप कोई फाइल ओपन करके कुछ भी उसके अंदर लिख रहे होते हैं और फिर आप सेव करते हैं, क्लोज करना इक्विवेलेंट होता है उसका। तो अगर मैं ये रन करता हूँ, रन होता है और फाइल डॉट टी नाम की फाइल बनती है जिसके अंदर सेम डेटा है जो मुझे मिला था। पर अब अगर मैं इसको वापस रन करता हूँ तो भी सिर्फ वही डेटा है, इसके अंदर डेटा ऐड नहीं हुआ है वो वाला। वापस रन करता हूँ, सेम डेटा है। पर अगर मुझे बिहेवियर चेंज करना है तो मैं यहाँ ए लगा सकता हूँ। अगर मैं 2 बार रन करता हूँ और फिर फाइल डॉट टी खोलता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सैम्पल डेटा, फिर सैम्पल डेटा, फिर सैम्पल डेटा इसके अंदर ऐड हो रखा है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बीच में एक स्पेस डाल देता हूँ, सारा डेटा डिलीट कर देता हूँ और वापस से रन करता हूँ 2-3 बार। अब अगर मैं खोलता हूँ तो ये दिखता है। पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई फाइल खोलते हैं तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है, ये ध्यान में रखते हुए आप विद कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप फाइल खोलते हैं एज एफ। और अब आप जो भी
फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं वो इससे लिख सकते हैं। आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल भी जाएं तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा फाइल आपके लिए। अब अगर मैं रन करता हूँ, देखिए इसके अंदर सब डेटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप फाइल के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर सारा डेटा भी है। अगर मुझे इसके अंदर से रीड करना हो तो यहाँ पे ए की जगह में आर लिखता हूँ, और क्योंकि सब एक लाइन पे है तो एक ही बार में आ जाएगा, एक्स इन एफ प्रिंट एक्स, और सब प्रिंट हो जाता है। अगर मैं इसको खोल के एडिट करता हूँ, थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं इसको। अगर हम सब डेटा के बाद में एक, और अब अगर मैं रन करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक एक लाइन को हम रीड करके कर रहे हैं। और एक लाइन पे आ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि हम फाइल रीड करते हैं यहाँ तक, फिर एक न्यू लाइन कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से फाइल नई लाइन पे जाती है, और हम वो भी प्रिंट कर देते हैं, और फिर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो नई लाइन भी ऐड करता है उसके एंड में। तो इसलिए हम ये इशू आ रहा था। और फाइल ऐड करना देख लिया हमने, राइट करना देख लिया, लिखना देख लिया। पर अगर हमको रिमूव करना है तो हम ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, एंड ओएस डॉट, आप अगर इसके अंदर देखना चाहिए क्या क्या है तो रिमूव टाइप कर सकते हैं। और पाथ है, फाइल का नाम है फाइल डॉट टीएक्सटी, और हमारी फाइल डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हमने फाइल हैंडलिंग भी पढ़ ली है। काफ़ी इजी है फाइल हैंडलिंग पाइथन के अंदर। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई फाइल ओपन की है और कुछ चीज़ राइट की है तो उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहें तो विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। और अब हम प्रेजेंटेशन के एंड पे आ गए हैं। हमने पाइथन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंटेशन से कुछ सीखने को मिला हो, और हम आपसे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मिलेंगे।